नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय को समझने जा रहे हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। चलिए इसे बिल्कुल साफ और आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कोई भी बच्चा इस दुनिया को कैसे देखता है, कैसे महसूस करता है? हर बच्चे का अपना एक अलग, एक अनोखा नजरिया होता है ना। और अगर हम उस नजरिए को समझ पाए तो समझिए कि यही हमारी समझ का पहला कदम है। तो ऑटिज्म है क्या? ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अब ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये एक ऐसी स्थिति है जो दिमाग के विकास यानी ब्रेन डेवलपमेंट पर असर डालती है, और इसका सीधा असर बच्चे के सोशल स्किल्स, उनके बात करने के तरीके और उनके बिहेवियर पर पड़ता है। चलिए सबसे पहले हिस्से पर नजर डालते हैं। ये है सोशल और कम्युनिकेशन से जुड़ी चुनौतियां। आइए देखते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चे आमतौर पर कैसे इंटरैक्ट करते हैं या उनका बात करने का तरीका कैसे अलग हो सकता है। कुछ आम संकेत हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। जैसे हो सकता है कि बच्चा ज्यादातर अकेले खेलना पसंद करता हो, या जब उनका नाम पुकारा जाए तो शायद वो कोई रिस्पॉन्स ना दे। आंख से आंख मिलाने से बचना, या हेलो बाय बाय जैसे जो सोशल जेस्चर्स होते हैं उनका इस्तेमाल ना करना, ये सब इसके संकेत हो सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। देखिए आमतौर पर क्या होता है, बच्चे को कुछ चाहिए तो वो उंगली से इशारा करके बताता है ना। लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बच्चा अक्सर ऐसा करने के बजाय किसी बड़े का हाथ पकड़कर उन्हें उस चीज तक ले जाता है। तो कम्युनिकेशन का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। अब बात करते हैं बोलने की, स्पीच की। ये भी कम्युनिकेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। देखिए लगभग 1.5 साल की उम्र तक एक बच्चा आमतौर पर 5 से 10 शब्द बोलने लगता है, और 2 साल का होते होते ये गिनती 200 से 300 तक पहुंच जाती है। वो पानी दो या मम्मी आओ जैसे छोटे छोटे 2 शब्दों के सेंटेंसेस भी बनाने लगते हैं। अगर इन माइलस्टोन्स में देरी हो रही है तो ये भी एक साइन हो सकता है जिस पर गौर करना चाहिए। तो सोशल कम्युनिकेशन के बाद अब आते हैं दूसरे जरूरी हिस्से पर। यह है रिपीटेटिव बिहेवियर्स और इंटरेस्ट्स। मतलब ऐसे काम या ऐसी चीजें जिन्हें बच्चा बार बार करता है या जिनमें उसकी गहरी दिलचस्पी होती है। चलिए इसके पैटर्न्स को समझते हैं। कुछ ऐसी शारीरिक हरकतें हो सकती हैं जो बच्चा बार बार दोहराता है। फॉर एग्जाम्पल, अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमना, हाथों को फड़फड़ाना या आगे पीछे जिस्म को हिलाना। इसके अलावा कुछ बच्चों में हाइपर एक्टिविटी भी दिख सकती है, जैसे हर वक्त चढ़ने की कोशिश करना या एक कोने से दूसरे कोने तक बस दौड़ते रहना। और ये रेपिटेटिव पैटर्न उनके खेलने के तरीके में भी साफ दिख सकता है। एक आम से एग्जाम्पल लेते हैं, एक टॉय कार का। आमतौर पर बच्चे कार को चलाने का खेल खेलते हैं, व्रुम व्रुम करके। पर हो सकता है कि एक बच्चा गाड़ी चलाने के बजाय सिर्फ उसके पहियों को घुमाने में ही लगा रहे, उसका फोकस सिर्फ उस एक चीज पर हो। और ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चा पूरी की पूरी राइम्स यानी कविताएं सुना देगा, लेकिन जब उसे कोई जरूरत होगी तो वो मम्मी या पापा कहकर बुला नहीं पाएगा। तो यहाँ रोड स्पीच यानी रटी रटाई बोली और फंक्शनल स्पीच यानी जरूरत के लिए की गई असली बातचीत के बीच का फर्क साफ नजर आता है। रूटीन यानी दिनचर्या उनके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। उन्हें एक फिक्स रूटीन फॉलो करना अच्छा लगता है, और अगर उस रूटीन में जरा सा भी बदलाव आ जाए तो वो काफी परेशान हो सकते हैं। ये बदलाव हमारे लिए शायद छोटा सा हो, पर उनके लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग हो सकता है। ठीक है, अब हम तीसरे इंपॉर्टेंट एरिया की तरफ बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं सेंसरी सेंसिटिविटीज। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि हमारी 5 इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, इनका अनुभव या तो बहुत ज्यादा तेज हो सकता है या फिर बहुत कम। इसका एक आम एग्जाम्पल है आवाज। कुछ बच्चों के लिए तेज आवाजें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। घर की आम आवाजें भी, सोचिए जैसे प्रेशर कुकर की सीटी या मिक्सर ग्राइंडर की आवाज, ये उनके लिए काफी परेशानी भरी हो सकती हैं। ऐसा ही टच यानी स्पर्श के साथ भी हो सकता है बच्चे को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद ना हो या नाखून काटने में दिक्कत आए। यहाँ तक कि कुछ खास तरह के कपड़े पहनना भी उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल यानी असहज हो सकता है। इसके अलावा कुछ और सेंसरी बिहेवियर्स भी हो सकते हैं, जैसे चीज़ों को मुंह में डालना या चाटना, या फिर किसी खास तरह की सतह को, किसी सरफेस को बार बार छूने या रगड़ने की ज़रूरत महसूस करना। ये सब उनका अपनी इंद्रियों से, अपने सेंसेस से दुनिया को एक्सप्लोर करने का एक तरीका हो सकता है।
तो हमने सोशल कम्युनिकेशन, रेपिटेटिव बिहेवियर और सेंसरी इश्यूज, इन तीनों चीजों को समझा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या हो। चलिए इस पर बात करते हैं। एक बात यहां बिल्कुल साफ कर लेना जरूरी है। ऑटिज्म का डायग्नोसिस कभी भी सिर्फ 1 या 2 लक्षणों पर नहीं होता, बल्कि ये सोशल, कम्युनिकेशन, बिहेवियर और सेंसरी, इन सभी चीजों में दिखने वाले लक्षणों के एक पूरे पैटर्न पर आधारित होता है। इट्स अबाउट द बिगर पिक्चर। तो फिर अगर किसी को अपने बच्चे में ये सारे पैटर्न्स नजर आते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? इसके लिए 2 सीधे से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि बच्चे के बिहेवियर के इन पैटर्न्स को ठीक से ऑब्जर्व करें, उन पर ध्यान दें। और दूसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप है कि किसी डेवलपमेंटल एक्सपर्ट से सलाह लें। वो एक प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशन करके सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सही समय पर सही हस्तक्षेप यानी द राइट इंटरवेंशन एट द राइट टाइम बच्चे के विकास में, उसकी डेवलपमेंट में बहुत मदद कर सकता है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि वक्त पर मिली सही मदद से एक बच्चे की जिंदगी में कितना बड़ा, कितना पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उम्मीद भी देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी।